सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर था। तो आज हम आपके सामने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, सजेस्टेड आंसर आपको बताने वाले हैं। इस पेपर को हम पार्ट्स में सोल्व करेंगे। तो आज हम इसका पहला पार्ट सोल्व करवाने वाले हैं, जिससे आप ये इंश्योर हो सकें कि आपने एग्जाम में जो आंसर किया है क्या वो सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएमए फाइनल का पेपर है जून 2024, जो आज ही हुआ है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर है, सिलेबस 2022। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर सेक्शन ए, जो कि आपको करना कंपलसरी है। और उसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना था। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर क्या हमें जस्टिफिकेशन लिखना है? ठीक है, तो मैं कहूंगा नो, आपको जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखना है। ये दो मार्क्स के जो 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स जो हैं, ये आपको सिर्फ एमसीक्यू के मिलेंगे। इसमें जस्टिफिकेशन की नीड नहीं है। पुराने सिलेबस में जस्टिफिकेशन मांगा जाता था, उसमें 1 नंबर आंसर का होता था, 1 नंबर जस्टिफिकेशन का होता था, और साफ तौर पे लिखा होता था कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव एंड जस्टिफाई द सेम, या ब्रीफ द रीजन, ऐसा लिखा हुआ रहता था। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन चुनने का कहा गया है, कहीं पे भी जस्टिफिकेशन का नहीं कहा गया है। हमने कुछ लोगों से बात भी करी, कुछ मैंने इंस्टीट्यूट के लोगों से बात भी करी है, तो उनसे भी यही कंफर्म हुआ है कि नहीं, जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। राइट, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। As per Rule 4.3 of Companies Cost Records and Audit Rules 2014, the requirement for cost audit shall not apply to a company whose revenue from the export in the foreign exchange exceeds how many percentage of its total revenue, even though it is covered under Rule 3। देखिए, रूल 3 में कवर होने का मतलब है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे। यस, अब एक्सेप्शन ऑफ रूल 4 पूछ रहा है। 3 एक्सेप्शन आपको पढ़ाए हुए हैं। एक एक्सेप्शन है कि अगर आप सेज में ऑपरेट करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। दूसरा है कि अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो आपके टोटल टर्नओवर के 75% ऑफ टोटल टर्नओवर से ज्यादा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। और तीसरा था, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं फॉर कैप्टिव कंजम्पशन तो आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। यहां पे आपसे सेकंड पॉइंट पूछा गया था कि कितना टर्नओवर होना चाहिए, तो आप कहेंगे सी, 75% अगर आपका टर्नओवर एक्सपोर्ट से है तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की नीड नहीं है। राइट, तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एज पर सेक्शन 141 subsection 3, read with the rule 10 of the company's audit and auditors rule 2014, a person who has been convicted by a court of an offense involving fraud and a period of, कितने साल का पीरियड लैप्स ना हुआ हो तो वो जो है एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए। ये आपको क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का किया हुआ है, जो हमारा चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है, कॉस्ट ऑडिटर के नाम से, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। उसमें आपको बताया गया है कि अगर आप किसी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आप एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए, आप उसके रिलेटिव एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉय के रिलेटिव नहीं होने चाहिए, की मैनेजल पर्सन नहीं होने चाहिए। उसी में एक पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई सजा हुई, आप कन्विक्टेड बाई कोर्ट हो और उस सजा को खत्म हुए 10 साल से ज्यादा, 10 ईयर्स से ज्यादा एलैप्स नहीं हुए हैं, तो आप किसी भी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 10 इयर्स जब तक एलैप्स नहीं हो जाते तब तक आप ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये था क्वेश्चन, तो आपको आंसर करना था ए, 10 इयर्स। राइट, चलिए तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान इजी क्वेश्चन था। सीधा आपसे सीएस का नाम पूछा है कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है उसके लिए कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। तो सर ये आपका, ऐसा मैं बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट को लेके है, ये आपका रिपेयर मेंटेनेंस को है, ये आपका सपोर्ट सर्विस को लेते हैं, ठीक है, और ये आपका यूटिलिटी को लेके है। तो राइट आंसर विल बी राइट आंसर विल बी बी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस से कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है, तो CS 12 जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस से डील करता है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं क्या इसको? हाँ,
अभी आपको ठीक दिखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, डिफरेंस बोला ना तो माइनस कर दीजिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, ये क्या होता है? तो सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी होता है नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। ठीक है, इंस्टॉल्ड का मतलब है मैक्सिमम, इंस्टॉल्ड का मतलब क्या बताया हो आपको? मैक्सिमम, कि आप मैक्सिमम इतना बना सकते थे। और नॉर्मल का मतलब है पीएसी, याद है कुछ? प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। नॉर्मल को हम प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, राइट? तो मैक्सिमम तो हम इतना बना सकते थे, पर प्रैक्टिकली हम इतना ही बना सकते थे। व्हाई? क्योंकि बीच में आइडियल कैपेसिटी होती है, जो कि नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, जैसे कि हम लंच करते हैं, हमारे वर्कर लंच करेंगे, बेच चेंज करेंगे, शिफ्ट चेंज करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5। द सस्केप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट द मेजरमेंट, असाइनमेंट and disclosure of cost of to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement। मतलब सर ऐसा है कि ऐसी कोई गलती किस टाइप की? मेजरमेंट की गलती हो सकती है, असाइनमेंट की गलती हो सकती है, डिस्क्लोजर की गलती हो सकती है, जो कि मटेरियल हो सकती है। मटेरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट से, मटेरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट से, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या तो अकेले ही सिग्निफिकेंट हो, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ आपको, कि या तो अकेले ही सिग्निफिकेंट हो या बहुत सारी चीजें मिलकर सिग्निफिकेंट हो जाए, तो वो मटेरियल हो सकती है। बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, मतलब कि किसी भी प्रकार का कंट्रोल लगाने के बावजूद भी ये चीज होने के चांस है, संवेदनशीलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सम इनहेरेंट रिस्क। ऐसी रिस्क जिसको मिटिगेट नहीं किया जा सकता, जिसको कम नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, और ये उसी की डेफिनेशन है, राइट? चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 डील्स विद। 103 किसके साथ डील करता है? तो सर यहाँ पे आपको जो नाम दे रखे हैं ना, वो बेसिकली सबके ही हैं। जैसे प्लानिंग है तो ये 101 है हमारा, डॉक्यूमेंटेशन 102 है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव 103 है, और ये 104 है। लाइन सी दे रखे हैं आपको। प्लानिंग का जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो 1 है, डॉक्यूमेंटेशन का 2 है, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 है, और नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड प्रोसेस 104 है। आपसे पूछा 103 कौन सा है, तो आप बताएंगे सी आंसर, कि ये 103 है, राइट? नेक्स्ट आ जाइए, कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड या सेल्फ जनरेशन यूटिलिटी फॉर ओन कंजम्पशन। देखो बनाया भी आपने, सेल्फ जनरेटेड का मतलब बनाया आपने, ओन कंजम्पशन का मतलब काम भी आप ही ले लोगे। तो बनाया भी आपने, जैसे स्टीम हो गया या पावर हो गया, बनाया भी आपने और कंज्यूम भी आप ही कर लोगे। तो इसमें कौन सी कॉस्ट शामिल है? देखिए, अगर मैं खुद ही बना रहा हूं और खुद ही कंज्यूम कर रहा हूं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है? उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहीं भेजना ही नहीं है, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का? फैक्ट्री ओवरहेड, यस उसमें होते हैं, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बनाने में फैक्ट्री ओवरहेड तो लगेंगे, तो यस फैक्ट्री ओवरहेड इस कॉस्ट में शामिल होंगे। और ये सेम क्वेश्चन आपकी बुक, अपनी जो मैंने आपको बुक दी है उस बुक में है, एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन उसमें एज इट इज है, ठीक है? एक ये नहीं है इनहेरेंट रिस्क वाला, ये दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से है, सीधे सेम लैंग्वेज में नहीं है, राइट? बाकी सब उसमें है। नेक्स्ट आ जाइए, several checks and control exercise in a business, several checks and control exercise in a business to ensure its efficient working is known। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्किंग एफिशिएंट हो और उसके लिए आप बहुत सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट कर देते हैं, बहुत सारे चेक्स लगा देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो सर हम इसे कहेंगे इंटरनल कंट्रोल। आपको ये लग रहा होगा कि सर इंटरनल चेक भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरनल ऑडिट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरिम चेक नहीं, इंटरिम चेक बिल्कुल नहीं हो सकता। इन 3 पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, इंटरनल कंट्रोल इज ए वाइडर टर्म एंड इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? तो इंटरनल ऑडिट का पार्ट होता है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो हमें यही तो बोला, सेवरल चेक्स मतलब कि हमने ये लगाए, सेवरल कंट्रोल तो मान लीजिए हमने ये लगाए या और भी इसके अलावा लगाए,
राइट। तो इन सबको मिलाएं तो ये क्या है सर, ये इंटरनल कंट्रोल है, राइट। तो राइट आंसर विल बी बी, इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। इन प्लानिंग ए कॉस्ट ऑडिट, the cost auditor's knowledge about the design of internal control activity should be used to। मतलब जब आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे होंगे या करने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि ये कॉस्ट ऑडिट मुझे करनी है, तो हमें पता है कि 101 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 में हमें बोला गया है कि प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो पहले आपको एंटिटी के बिजनेस के बारे में, इसकी प्रोसेस के बारे में और इसकी प्रोडक्ट नॉलेज और सब चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, राइट। तो अगर मैंने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में जान लिया, अगर मैंने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में जान लिया तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो सुनिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट दैट कुड अकर, क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि किस तरीके की गलतियां हो सकती है, ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, असेस द ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नहीं, ये तो जब हम प्लानिंग में थोड़ी, ये तो जब हम चेक करेंगे तब पता चलेगा, जब हम ऑडिट करेंगे तब पता चलेगा। डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल कैन बी सर्कमवेंटेड बाय कोलिजन, क्या इनको ये किया जा सकता है, नहीं। डॉक्यूमेंट द असेस लेवल ऑफ कंट्रोल, नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए कि सर हम इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन की जानकारी इसलिए लेते हैं, ठीक है। बाकी चीजें ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगी, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे ना तब चीजें पता चलेगी आपको, मतलब परफॉर्मेंस के दौरान पता चलेगी, प्लानिंग के टाइम पे पता नहीं होती है, राइट। तो आप जब इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन को समझते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, क्या चांसेस है, राइट। तो वो आपको प्लानिंग में हेल्प करता है। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज आपको ये एमसीक्यू करवा देते हैं, फिर कल इसके आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। Whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but may be extended to। मतलब अगर आप PMLA 2002 में गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको सजा सुनाई जा सकती है, और सजा तो सुनाई जाएगी, रिग्रेस का मतलब कठोर कारावास, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास। तो अगर आपको सजा सुनाई जाएगी तो कम से कम 3 साल है, पर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो सर दिस इज द 7 ईयर्स। इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा था कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल, तो ये आपको सजा हो सकती है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप आप सारे क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो भी गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हो चुका है वो हो चुका है, पर बाकी का पेपर भी आपका अच्छा हुआ होगा तो डेफिनेटली आप क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे। और हाँ, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए और इसके बाकी पार्ट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के फिर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहे। थैंक यू।